साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र। साथियों आज हम आपको लेकर आए हैं 3 खुशखबरी। एक यमुना से जुड़ी हुई है, एक आपका एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है और एक नोएडा से जुड़ी हुई है, जो आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, जिसमें हमारी पहले वीडियो भी आ गई हैं, लेकिन मेरा भी इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज़ बनता है। तो साथियों सबसे पहले तो हम जो नोएडा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई है लेटेस्ट में, कल इनकी बोर्ड मीटिंग थी, उस बोर्ड मीटिंग में इनका कुछ डिसाइड हुआ नोएडा के बारे में, हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं पहले। नोएडा विकास व मुआवजे के लिए 10,000 करोड़ का बजट। नीचे हेडिंग है, न्यू नोएडा के लिए यमुना एरिया के बराबर मिलेगा किसानों को मुआवजा। अब इसमें सबसे पहले डिफरेंस तो ये आ गया कि पहले इन्होंने जो दिया था 5600 रुपये मीटर का दिया था। 5600 रुपये मीटर देने का मतलब होता है 47 लाख रुपए बीघा बैठता है वो। अब इन्होंने क्या करा है कि जब इनका जो है शासन को रिपोर्ट गई है, तो शासन ने ये देखा कि भाई यदि हम यहाँ ज़्यादा मुआवजा दे देंगे तो हमें आपका यमुना में भी मुआवजा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसी वजह से इन्होंने जो है बोला बात की बाद में देखी जाएगी। अभी हम जो शुरुआत करते हैं वो 43 लाख रुपए बीघे के मतलब 43 रुपये मीटर के हिसाब से मुआवजे की शुरुआत करते हैं। उस टाइम किसानों से क्या बात होगी, कैसे होगी देखी जाएगी, लेकिन पहले हम शुरुआत यदि ज़्यादा की कर देते हैं तो कहीं न कहीं फिर हमें दिक्कत आ जाएगी। फिर यमुना में भी लोग कहेंगे भाई हमारा भी मुआवजा बढ़ाओ। तो इसी वजह से इन्होंने जो है मुआवजे को जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ये पास हुआ है कि जो भी यमुना का जो मुआवजा है उसी हिसाब से हम शुरुआत करेंगे। तो वो 4300 रुपये मीटर का है, 4300 मीटर गुणा 843 तो लगभग 36,24,000 रुपये पर बीघा बैठता है। तो लगभग जो पहले इन्होंने बोला था उससे 11 लाख रुपए बीघा के हिसाब से कम कर दिया है। यदि आप देखा जाए तो 11 लाख रुपए बीघा के हिसाब से इन्होंने कम कर दिया है। तो उसमें ये है कि अब ये किसानों के सामने जाएँगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई मुआवजा तो हर साल बढ़ता रहेगा, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इन्होंने जो है अपना बजट जो है 800 करोड़ रुपए का बजट जो है आपका न्यू नोएडा के लिए रख लिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब जैसे शासन से इनको आदेश मिला है कि भाई आप ये बोर्ड मीटिंग में ये पास हो करो, उसके बाद जो है अब ये फटाफट हो जाए, मतलब अब तो 1 महीने का भी समय मुश्किल से लगेगा और इन्होंने बजट भी अपने पास रख लिया है एज ए न्यू नोएडा में जो है आपका मुआवजा देने के लिए। तो एक तो नई बात ये आई कि भाई जो पहले मतलब बजट नहीं था, वर्ड वाली बात हो रही थी, जो बात आती थी पेपर में वो हम आपको बता देते थे। लेकिन अब ये हो गया कि जब इन्होंने बजट रख लिया है 800 करोड़ रुपए का, तो अब जो 100% इसका फाइनल हो गया और ये अब शुरुआत होने वाली है, कभी भी शुरुआत हो सकती है। ये तो न्यू नोएडा की बात थी। सेकंड नंबर जो है उसमें आपका जो एयरपोर्ट पे के लिए लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि भाई एयरपोर्ट आना चाहिए, तो वो भी आपका आपको आपके लिए मतलब बहुत बड़ी-बड़ी शुभकामनाएँ कि आपने जो है क्या नाम है, आपकी इतने दिनों से जो है वेट कर रहे थे कि भाई कब एयरपोर्ट चलेगा, तो वो भी अब जो है लगभग जो है जून या जुलाई में चल जाएगा। और तीसरा जो आपका इसका जो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तीसरा आपका एक ये पेरिफेरल एक्सप्रेसेज़ और जो यमुना एक्सप्रेस को जोड़ता है, वो भी आपका 6 महीने के आसपास, पहले 1 साल का समय लगने वाला था, लेकिन इन्होंने कुछ बजट उसका बढ़ा दिया है, वो भी आपको 6 महीने में देखने को मिलेगा। तो साथियों मैं न्यू नोएडा के बारे में कुछ क्या है कि ज़्यादातर लोगों का क्या है कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि जो लोग हमसे बार-बार पूछते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आज हम आए कि जिससे आपको क्लेरिफ़ाई हो जाए कि भई आपका जो है ये इनमें क्या-क्या हम कैसे-कैसे जो है इनको, वैसे तो हमारी ज़िम्मेवारी होती है कि सारे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि भई आप हमारे द्वारा ना करो, किसी और के द्वारा खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। तो उसके लिए भी हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि आप कैसे-कैसे इनमें से जो भी आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं जिनका हम रेगुलर फ़ोन पे जवाब देते हैं या हमारा जो स्टाफ है वो जवाब देता है, तो उसको हम सोच रहे थे एक वीडियो बना के उसके साथ-साथ आपको वो भी बता दें कि भई इसमें क्या-क्या कागज़ होने चाहिए, जिसमें आप जो है आगे किसी के चक्कर में ना फँसो। प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन-कौन से कागज़ी काम और खर्च आते हैं? सबसे बड़ी बात तो है जब भी आप प्लॉट खरीदने जाते हैं या कोई भी ज़मीन खरीदने जाते हैं, अभी हम ज़मीन की बात करते हैं न्यू नोएडा में, क्योंकि ज़मीन में प्लॉट-व्लॉट का नहीं है, तो हम ज़मीन की ही बात करते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें सब कागज़ों से भी पहले सबसे पहले ये देखना है कि हम किस किस डीलर से या किस एजेंट से या किस डीलर से हम जो है या किसी मतलब ख़ास आदमी से वो डायरेक्ट मीटिंग करा रहा है या मतलब डीलर के थ्रू जो है क्या नाम है हम ज़मीन लेने जाते हैं, क्योंकि इसमें पार्टी मीटिंग का भी कोई अहमियत नहीं है।
यदि आप सोचो कि भाई हमने डायरेक्ट पार्टी मीटिंग कर ली है, डीलर ने हमें पार्टी मीटिंग करा दी है, तो उसमें जो है जो भी किसान होता है वो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती, वो कि मीटिंग उसने करी है तो मैं क्या करूँ? बल्कि डीलर का दबाव ज़्यादा होता है उसके ऊपर, पार्टी का दबाव उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि यदि हमने डायरेक्ट पार्टी से मीटिंग कर ली तो हम सेफ हैं, ये बिल्कुल भी आप इसको तो क्रॉस कर दो। क्योंकि जो लोकल वहाँ का डीलर होगा, जो उसका दबाव होगा, वो तुम्हारा दबाव 1% भी नहीं होगा, तो उस डायरेक्ट मीटिंग की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आप सबसे पहले जब किसी से भी मान लो ज़मीन लेते हैं, किसी डीलर से भी ज़मीन की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि वो डीलर क्या है? उसकी मजबूती है या नहीं है? उसने पहले काम किया हुआ है, नहीं किया हुआ? उसे पहले तो सबसे पहले तो डीलर को चेक करना जिसके थ्रू आप ज़मीन ले रहे हो। सेकंड नंबर ये है कि जो वो ज़मीन दिलवा रहा है, वो ज़मीन किस एरिया में है? वो हमें पता करना है। पहली बात तो जो डीलर होता है वही सारा आपको पता खतौनी भी वही निकाल के देगा सारा, और उसमें खतौनी आप चेक कर सकते हैं, तहसील से खुद जाना चाहे खुद भी चेक कर सकते हैं, या वही खतौनी भेज देता है। उसको वेरीफ़ाई करने के लिए यदि जाना है तो आप वहाँ पे तहसील में जाके पता कर सकते हैं। सेकंड है कि यदि आप मान लो ये कि भई ये किस-किस किन-किन लोगों के पास जो है आपका ये पहले प्रॉपर्टी रह चुकी है, तो उसके लिए भी आप 12 साल चेक कर सकते हो, वो 50 साल चेक कर सकते हो, सर्च रिपोर्ट निकल जाती है, उसमें सारी डिटेल आ जाती है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, अब किसके पास है और कहाँ-कहाँ पे ये रही है। एक चीज़ और है सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, वो लोगों को नहीं पता होती है। उसमें ये होता है कि भई इस उसमें जो भी आपका जैसे आज मैंने ली है, मेरे लेने से पहले किसी और ने ली है, या उससे पहले किसी कैसा कोई मिस्टेक नहीं चल रही हो कि किसी किसी बैंक से उसने कोई लोन ले रखा हो और वो जो है आपका उस पे चढ़ा हुआ हो और वो आपको नहीं पता हो, या जो पार्टी ने अब लिया हो बाय चांस, या कभी-कभी बाय मिस्टेक भी, वैसे तो आपका जब भी दाखिल खारिज होगा तो यदि पहला मान लो कुछ भी मान लो लोन किसी का भी होगा, कुछ भी होगा, तो वो दाखिल खारिज होता नहीं है, लेकिन कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है। तो उसमें आप जो पहली चेंज सर्च रिपोर्ट आएगी उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि भई इसमें किसी ने लोन तो नहीं उठा रखा। मेन महत्वपूर्ण बात तो ये होती है। तीसरा चौथा ये है कि जब भी आप मान लो जैसे ये तो चीज़ें होगी उसकी, उसके बाद 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे ज़्यादातर। एक तो होती है कि जो भी प्रॉपर्टी मान लो किसान दे रहा है आपको, उस प्रॉपर्टी में आप किसान से मीटिंग होगी या डीलर से मीटिंग होगी, मीटिंग का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उसमें ये देखना है कि भाई हमें जो है उसका कब्जा मिले। और ज़्यादातर आपको ये भी है कि ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि भई यदि आपको मान लो लॉन्ग टाइम रखनी है ज़मीन, 2-3 साल के लिए तो कोई बात नहीं, मुआवज़ा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको 10 साल या 5 साल की कोई ज़मीन आप प्राइवेट में खरीद रहे हैं अलग से, जिसका मुआवज़ा नहीं उठाएगा, तो उस ज़मीन पे तो 100% आपको कब्ज़े का देखना चाहिए। क्योंकि आपको 10 साल 15 साल लेगी, तो ऐसा नहीं है कब्ज़ा किसी और का ही है, आपके कागज़ों में तो होगी, लेकिन कब्ज़ा किसी और करा कोई करे हुए बैठा है, तो फिर उसके लिए आपको खाली कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती। तो सबसे पहली बात तो ज़मीन का ये नहीं कि रजिस्ट्री होगी, अब सबसे पहली बात होती है ज़मीन से भी पहले मतलब आपका कब्ज़ा होना चाहिए उस पे। क्योंकि ज़मीनों का बहुत अंतर होता है, एक कब्ज़े वाली ज़मीन और एक उसमें कम से कम 10 लाख रुपए का अंतर होता है। बहुत से लोग हैं कि रेट मान लो 25 लाख के चल रहे हैं और बोला जी हमें तो 16-17 में मिल रही है, 18 में मिल रही है। तो वो इसी कारण है कि क्योंकि उसमें कागज़ तो आपके नाम पे हो रहे हैं, लेकिन कब्ज़ा आपको नहीं मिलेगा, तो वो ज़मीन सस्ती मिल जाती है। अब कुछ लोग तो ले लेते हैं यार हमें का मुआवज़ा लेना उठाना है, हमारे नाम पे आएगा। हाँ, कब्ज़े वाले में ये हो जाता है कि जिसमें मुआवज़ा आप लोगे, मुआवजा मतलब आपको मिलता है, तो उसमें क्या है कि जिसके कब्जे से कोई लेना देना नहीं है, तो यदि आपके नाम पे दाखिल खारिज है जमीन का तो आपको मुआवजा मिलेगा। तो ये तो बेनिफिट होता है, लेकिन अब क्या मुआवजा कितने लेट हो जाए क्या पता चलता है, लेकिन जमीन जब भी खरीदो तो कब्जे वाले खरीदो। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण वो थे जो मैंने आपको बताए हैं, और उसके बाद अब आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा-सा खर्चा यहाँ के मुकाबले यदि आप ग्रेटर नोएडा के मुकाबले देखते हैं या उसके मुकाबले, तो उससे खर्चा थोड़ा कम आता है। क्योंकि वहाँ का सर्किल रेट कम है, बीघे पे मतलब मैक्सिमम जो है आपका 9 लाख के आस-पास बीघा बैठता है। तो उस हिसाब से आप यदि मान के चलें, तो वो आपका लगभग 6% या 7% जो भी लगता है। कहीं पे ये भी नहीं है कि एक ही फिक्स है 7% या 6% है। आप कहीं 6 भी लग रहा है किसी उसमें, और आपका कहीं 7% भी लग रहा है, 6 या 7% दोनों में से ही खर्चा आता है। तो वो लगभग मान लो 1 बीघा का 9 है, 9 आपका 9 सत्ते मतलब लगभग 50-60 हज़ार रुपए का 1 बीघे पे आपका खर्चा आता है, जो नॉर्मली, और 1% का आपका लगभग जो खर्चा आता है वो आपका रजिस्ट्रार की और वकील का होता है, और करीब आपका 50% का जो खर्चा आता है, मतलब 0.5% का, वो आधा परसेंट का जो खर्चा आता है वो आपका दाखिल खारिज में आता है। इतना पैसा लगता ही लगता है कम से कम, क्योंकि थोड़ा-सा वक एडवोकेट का
वहाँ थोड़ा महँगा है यहाँ के मुकाबले, लेकिन यदि आप स्टाम्प का देखेंगे तो स्टाम्प का यहाँ के मुकाबले, गेट नोएडा के मुकाबले वहाँ सस्ता है, क्योंकि वहाँ सर्किल रेट बहुत कम है। तो ये तो हमारे रजिस्ट्री का जो हमारा पहला पॉइंट था, ये क्लियर हो गया। अब आ जाता है न्यू नोएडा में ज़मीन कैसे और कहाँ से खरीद सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर लैंड पर लोन मिलता है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कहीं भी बैंक ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर लैंड पर देता नहीं है वो कोई भी लोन। हाँ, आपकी पर्सनल, आपकी मतलब वैल्यू है बैंक में, आपकी आईडी के ऊपर यदि वो पर्सनल कर दे बैंक मैनेजर, तो वो कर सकता है, बाकी वैसे होता नहीं। हाँ, एक चीज़ हो जाती है कि जैसे मान लो आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री होने के बाद आप उस पर ओडी ले सकते हैं। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एक बार बैंक अपनी हिसाब से जो है उसकी गणना करवा के भई कितनी वैल्यू बनती है, तो उसके हिसाब से वो आपकी ओडी बना देता है। लेकिन आप चाहो कि भई वो भी रजिस्ट्री होने के बाद, कोई बैंक ऐसे भी होते हैं कि भाई आपके व्यवहार अच्छा है, आपकी आईडी मजबूत है वहाँ पे, और तो वो क्या करते हैं कि जैसा आपने कोई बातचीत करी, उन्होंने फ़ोटोकॉपी आपसे ले ली और आपकी पहले ही वो ओडी बना दी, बोला जी बाद में ये रजिस्ट्री में जमा कर दूँगा। पहली रजिस्ट्री उसको वो जमा कर लेता है, ऐसे भी ओडी बन जाती है, लेकिन लोन इस पे नहीं होता, ये क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें जो ज़मीन होती है, जैसे आप मान लो न्यू नोएडा में आप ज़मीन लेते हैं, तो इसमें क्या है 4 फ़ेस हैं, 1, 2, 3, 4। जो दादरी का एरिया है तहसील, दादरी तहसील का जो एरिया है वो लगभग जो है आपका फर्स्ट फ़ेस में पड़ता है। जो सेकंड मतलब सिकंदराबाद का हिस्सा, कुछ गेट नोएडा का हिस्सा जो सेकंड फ़ेस में पड़ता है। थर्ड फ़ेस में आपका बुलंदशहर का हिस्सा है, कुछ गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है, वो थर्ड फ़ेस में पड़ता है, और खुर्जा ज़्यादातर टोटल खुर्जा जो है आपका फोर्थ फ़ेस में पड़ता है। तो इनकी जो प्लानिंग ही पहले इनकी प्लानिंग ये बनी थी कि भाई हम ग्रेटर नोएडा की तरफ से, जो आपका ग्रेट नोएडा डेवलप हो चुका है, इधर परी चौक की तरफ से हम डेवलप करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या है कि वहाँ पे अभी इंडस्ट्री के लिए वेयर हाउस की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि मुंबई जो कॉरिडोर है वो चल चुका है, जो बोडा की जाके मिला है। तो उसकी वजह से उस एरिया में आपका फर्स्ट फेज पड़ता है, तो उस एरिया के लिए उन्होंने पहले डेवलप करने की सोची कि भाई यहाँ पे वेयर हाउस और इंडस्ट्री उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से पहले वो डेवलप। उसके बाद भी सेकंड फेज़ के 4 से 5 गाँव हैं जहाँ पे हम ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं। वो गाँव भी मतलब उस है तो सेकंड फेज़ में, लेकिन वो जो है उन्हीं के साथ वो 1 साल 6 महीने में उससे एक्स्ट्रा में वो भी आ जाएँगे। और वे स ये मतलब आप मान के चलें 16 गाँव प्लस 4 गाँव, ये 20 गाँव तो पड़ते हैं लेफ्ट साइड में हाईवे के। राइट साइड में आपका पड़ता है फिर जो सेकंड फेज़ का कुछ हिस्सा, जहाँ रेजिडेंशियल आएगा बाद में, और फिर उसके बाद थर्ड फेज़ है वो राइट साइड में पड़ जाते हैं आपका, बिल्कुल मतलब सिकंदराबाद के बैक साइड में। आपका खिल्ली स्टेशन आपने देखा होगा, धनकोर स्टेशन से बोलते हैं, उसके आस-पास का जो एरिया, ये पूरा एरिया सेकंड फेज़ में आगे जाके है। वो उसका थोड़ा टाइम बाद में आएगा, 32 के आस-पास आएगा। बाकी ये जो आपका लेफ्ट साइड में 20 गाँव है, इसमें 16 गाँव उसमें या 4 गाँव बाद में, तो ये लगभग आपका 2030-31 तक ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ज़मीन की 2 तरह की ज़मीन होती है। एक ज़मीन तो होती है आपकी जिसमें आपको मुआवज़ा चाहिए। तो उसमें तो ये है कि भई आपको ज़मीन आज आपने ले ली, लेने के बाद जब भी आपको ज़मीन आप रख नहीं सकते हैं, आप उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बारे में उसके लिए आपको प्लॉट भी मिलेगा, जो अभी ये बोल रहे हैं, आपका मुआवज़ा भी मिलेगा, और प्लस जो इसमें एक फ़ायदा और होता है कि जो भी आपका वाइट आएगा उसमें, उस पर कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होता। तो उस ये तो हो गया आपका मुआवजे वाली ज़मीन जो आप ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि जहाँ पे भी वो बॉर्डर है, जहाँ पर मतलब ये जहाँ तक मुआवजा इन्होंने डिसाइड किया कि भई ये एरिया हम ले रहे हैं, उस एरिया के जो बाहर की ज़मीन है। यदि आप ये सोचना चाहते हैं कि भई हम अपना पर्सनल कुछ काम करें, या आगे कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, या इंडस्ट्री की कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, या कोई और सीएनजी पंप लगा सकते हैं, या कोई भी ए टू ज़ेड कोई भी काम करने का प्लानिंग है आपका 10 साल बाद, जब शहर डेवलप हो जाता है, वो काम सब जब होते हैं, तो आदमी क्या करता है, भई उस टाइम महँगी ज़मीन आती है, अभी लेकर डाल देते हैं, लेने के डालने में फिर वेट करते रहते हैं, जैसे ही शहर डेवलप होता है, फिर वहाँ वो अपनी प्लानिंग करके ले आते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि उसमें आपने ज़मीन ले ली, ज़मीन का रेट लगभग वो ही रहता है, यदि एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी मुआवजे वाली, वही ज़मीन लगभग उसी रेट में वो मिलती है, और जो मतलब उसमें अंतर जो आ जाता है, यहाँ तो सब ज़मीन लगभग बराबर होती है, लेकिन वहाँ पे जो रोड के पास है, बड़ी रोड के पास ज़मीन है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वो और महँगी होती है, क्योंकि वो तो प्लानिंग से बाहर है, प्लानिंग के हिसाब से वो देखता है भई ये रोड रहेगी हमेशा, इस रोड पे हम ये प्लानिंग करेंगे, तो इस हिसाब से वो उसके रेट अलग होते हैं। यहाँ भी जहाँ मुआवज़ा मिल रहा है, वहाँ भी मतलब आप मान के जो बड़ी रोड है या काली रोड है, उन पर रेट महँगे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है अभी कि मुआवज़ा सबका बराबर मिलता है। जो लोग अभी अनभिज्ञ हैं, जिनको पता नहीं, वो लोग बड़ी रोड पे महँगे रेट में ले लेते हैं, लेकिन
जहाँ पे भी मेरी जो सोच है, जहाँ भी मुआवज़ा मिलता है वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल नॉर्मल वे में लेनी चाहिए, जो आपका चक रोड पे होती है, जो सबसे सस्ती मिलती है उसी रेट में। बाकी रोड पे खरिंजे पे नहीं लीजिए, क्योंकि सबका रेट बराबर होता है, उसमें फिर आपको बेनिफिट नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो उसके बाद उसमें क्या करते हैं लोग बाग, जो मतलब ये तो हो गया आपका मुआवजे का, इसमें 3 तरह के फ़ायदे, आपको प्लॉट भी मिल जाएगा, आपको जो मुआवजा भी मिलेगा और आपका जो है व्हाइट पैसा जो होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। अब आ जाते हैं उस बॉर्डर से बाहर की बात, जो मुआवजे से बाहर की जगह है, जो आस-पास की जगह है। उसमें लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे कोई बड़ी रोड पे ले लिया, 40 फीट रोड पे या मतलब 100 फीट रोड पे या 60 फीट रोड पे, तो उस पर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 बीघा ले ली, 1 बीघा ले ली, बिल्कुल रोड पे लगी हुई, तो उसमें क्या है कि वो अभी एनओसी ले लेते हैं, लैंड यूज़ चेंज करा के, और जो भी उनकी प्लानिंग है भविष्य में, उसको पैसे भी जमा करके अथॉरिटी में, और उससे जो है वो आपको नो ड्यूज़ ले लेते हैं। नो ड्यूज़ लेके वो ज़मीन पड़ी रहती है। जब फिर कभी भी उनको ज़रूरत होगी, जब उन्हें ये है कि भई हमें यहाँ कुछ करना है, तो वो कर लेते हैं। तो उसकी ज़मीन की वैल्यू जैसी नो-ड्यूज़ वो ले लेते हैं, तो ज़मीन कई गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ हमने 25 लाख की ली और हमने नो-ड्यूज़ उसे करा दिया, तो कम से कम 4 करोड़, 1 करोड़ की हो गई। तो 4 गुना 3 गुना पैसे बढ़ जाते हैं। तो उस लोग ऐसे भी बहुत करा रहे हैं, जो लंबी सोच वाले हैं भाई, जिनको लंबा समय रखना है। वैसे ज़्यादातर लोग, मेरी जो सोच है, ये 4 से 5 साल के लिए आपको ज़मीनों में पैसा लगाना चाहिए। उसके बाद उसकी रिफंड हमारे पास आ जाए, उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह लगा दो। क्योंकि ज़्यादातर मुआवज़ों में क्या होता है कि आज आपने जैसे मान लो सेकंड फेज़ में ले ली, या फर्स्ट फेज़ में ले ली, फर्स्ट से फिर आप सेकंड में आ गए, सेकंड से फिर थर्ड में आ गए, थर्ड से फो उसमें क्या होता है कि बेनिफिट आपको, एक तो मुआवज़ा बार-बार मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, दूसरा क्या है कि आपको जो प्लॉट मिलता है, तो प्लॉट में आपको यहाँ भी प्लॉट ले लिया आपने, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, और प्लस आपका पैसा व्हाइट होता चला जाता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि एक आपको मान लो सेकंड फेज़ में ज़मीन मिल रही है 25 से 28 लाख रुपए, और आपको थर्ड फोर्थ फेज़ में मिल रही है मान लो 5 लाख 6 लाख रुपए, तो लोग क्या करते हैं, यार वहाँ ले लेते हैं, वहाँ लेना में फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप सेकंड फेज़ का मुआवज़ा लो, फिर सेकंड से थर्ड में पहुँचो, थर्ड से फोर्थ में पहुँचो, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं, जो वहाँ पे आप सेल परचेज़ कर सकते हैं। अब आ गया, क्या एक ही ज़मीन कई लोगों को बेची जा सकती है, उसमें कैसे बचें? देखो, गुरुदेव तो ये गारंटी लेती है कि यदि आप गुरुदेव के थ्रू प्रॉपर्टी कभी लेते हैं, तो कभी ऐसा हो ही नहीं, असंभव ही है कि कोई मतलब फ्रॉड ज़मीन हम आपको दिलवा दें। दूसरा क्या होता है कि ज़मीन वैसे तो ज़्यादातर नहीं होती है, चांस कहाँ पे फ्रॉड का होने का रहता है, क्योंकि आदमी पहले तो तहकीकात कर लेता है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद मसला फंसता है कि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के बीच में जो होते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जिस दिन रजिस्ट्री होती है, उसी दिन हम दाखिल खारिज के लिए सबमिट करवा देते हैं फाइल, और एक फाइल हम जो उसकी जो है कॉपी वहाँ लगा देते हैं, क्या नाम है आपका, तहसील में। तो फिर वो यदि कोई आदमी दोबारा बेचने की कोशिश करेगा या करेगा, तो वो जो है वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमने वहाँ पे जानकारी दी हुई है। जैसे यहाँ भी आप जीपी एग्रीमेंट विल कराते हो, बेशक अथॉरिटी नहीं मानती, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो फाइल वहाँ की जो जीपी एग्रीमेंट है उसे उसमें लगा देते हैं। यहाँ तो रजिस्ट्री है, मेन पक्का काम है, तो उसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि जैसे आपके नाम रजिस्ट्री हो गई है। रजिस्ट्री क्या होता है, जब तक दाखिल करनी होती है, जब तक तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और कोई ऐसा देखता नहीं है कि भई रजिस्ट्री उठा के देख लो, इसे उठा के देख लो भई इसमें क्या होगा। तो उसमें थोड़ा-सा रिस्क ये होता है, बाकी पहले की तो जानकारी हर कोई डीलर करवाएगा आपको, यदि सही डीलर होगा, उसकी नीयत ठीक होगी, तो वो पूरी डिटेल आपको निकाल के देगा। बाकी वर्बली यदि आप फिजिकल आप भी जाना चाहते हैं तहसील में, तो आप करवा सकते हैं। सेकंड ये है कि जब रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री के बाद की ज़िम्मेवारी आपके डीलर की होती है कि भई वो रजिस्ट्री करा रहा है। जिस दिन आप रजिस्ट्री हो रही है, उसी दिन आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी उसी दिन शुरू कर दें। तो ये इससे आप मतलब बच सकते हैं। उसमें जो है कोई वो का क्या हो कहाँ होता है, जैसे प्लॉट होते हैं। प्लॉट ज़मीनों में तो ऐसा नहीं होता है, प्लॉट होते हैं, जैसे प्लॉट फ्री होल्ड होते हैं, उसमें दाखिल खारिज होता नहीं है। वो एक कागज़ मैंने तैयार करा लिए, किसी और ने करा लिए, और वो तो जिन्होंने तैयार करा दिया वो फ्रॉड करते हैं, उनको पता कैसे यार, हमें तो नहीं पता। वो उसमें प्लॉट में होने के चांस रहते हैं, ज़मीनों में नहीं होता। कि खतौनी क्लियर बोलती है खतौनी कि भई हाँ, इसमें ये आदमी है। उसके आधार कार्ड से आप चेक करा सकते हैं, सारे कुछ मतलब करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होती है। अब है, क्या ज़मीन डिस्प्यूट फ्री है? फ्रॉड का खतरा तो नहीं है। वेरिफ़िकेशन कैसे होगा? कैसे पता करें कि ज़मीन असली है या सही? वो मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ही दे दिया है। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें। हम 2016 से उस एरिया में काम कर रहे हैं, जो 4-5 गाँव का मैं नाम ले रहा हूँ, जिसमें आपका जो है भराना हो गया, लाठौर हो गया, आपका कांवरा हो गया, मुरादाबाद होगा, पीर बेवन, 5 गाँवों में हम पिछले 2016 से काम कर रहे हैं, और वहाँ हमने करीब
400-500 बीघे ज़मीन हमने लोगों को दिलवाई है, कुछ हमने भी खरीदी है। तो आप वहाँ घर-घर से हम वाकिफ़ हैं, गाँव-गाँव से वाकिफ़ हैं और हमारी हर तरह से पकड़ है वहाँ पे। हम उन्हीं गाँव में काम करते हैं, उसके अलावा हम काम भी नहीं करते क्योंकि ज़मीनों का जो काम है वो बड़ी मज़बूती से किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी हवा में दिलवा दी, बेचारा वो परेशान रहता है। तो उस वहाँ आपको कभी भी किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो भी टाइम दिया जा रहा है, टाइम में महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने ऊपर-नीचे हो सकता है। जो हम समय देते हैं कि भई 2030 तक या 29 तक मुआवज़ा मिल जाएगा, उसमें 2-4 महीने ऊपर-नीचे हो सकते हैं। बाकी और सबकी गारंटी हमारी है। आपका सारे कागज़ चेक करने की, रजिस्ट्री कराने की, कब्ज़ा कराने की, आपकी कब्ज़े पे जो भी खर्चा आएगा, जिस तरह के आप कब्ज़ा करवाते हो, जैसे मान लो तार फेंसिंग करा सकते हैं या मान लो आजकल जो चल रहा है वो पिलर टाइप का वो भी करवा सकते हो। और यदि आप बाउंड्री करवाना चाहे भले खर्चा आपका होगा लेकिन करवा के हम देंगे आपको। आपको दाखिल खारिज भी हम करा के देंगे, उसमें खर्चा आपका होगा। और उसके बाद जो है जब तक मुआवज़ा नहीं मिलता तब तक यदि आप उसको एज़ ए किराए पे देना चाहते हैं, जैसे पेशगी पे 6 से 7 हज़ार रुपए बीघा मिलता है उसका साल का, वो भी हमारी ज़िम्मेवारी है। और लास्ट में जब आपको मुआवज़ा मिलेगा, उस मुआवज़े को दिलवाने का भी काम हमारा, क्योंकि बाद में उस मुआवज़े को हम दूसरी जगह भी तो शिफ्ट करवाएँगे आपके। तो सारी ज़िम्मेवारी हमारी है, बिल्कुल फ्री माइंड रहना किसी भी तरह से। जैसे आप आज तक ग्रेटर नोएडा में हमने काम किया है ज़मीनों का, उसी तरह से, क्योंकि देखो आज आपको बता दें, हम पहले ग्रेटर नोएडा में भी ये काम कर सकते थे, नोएडा में भी कर सकते थे, आपका यमुना में भी कर सकते, लेकिन वहाँ पर हमारी पकड़ नहीं थी, वो क्षेत्र हमारा नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ काम नहीं किया। हम टोटल काम जो है ज़मीनों का इसलिए वहीं सिकंदराबाद कर रहे हैं, वहाँ भी गिने हुए 4-5 गाँव में कर रहे हैं, हम हर जगह काम नहीं करते क्योंकि जिसको भी हमें ज़मीन दिलवानी वो हमारी ज़िम्मेवारी है, ना कि उसकी ज़िम्मेवारी। तो हम कोई भी रिस्क का काम कर ही नहीं सकते, ना हम किसी के लिए किसी को मतलब रिस्क में डाल सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है न्यू नोएडा के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं कि भई जो भी मैंने प्लानिंग है वहाँ की, वो सारी मैंने कई बार बता दी हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो इसमें आज आपको जो खुशखबरी मैंने शुरू में बता दी, 3 खुशखबरी अब आपको मिल गई हैं। आप इस क्षेत्र में कहीं भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अब ये इन तीनों क्षेत्र की आपका ग्रेटर नोएडा और यमुना और आपका न्यू नोएडा आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाले हैं। अब नंबर 1 तो आपका जो है एयरपोर्ट शुरू हो गया है। नंबर 2 आपका जो है न्यू नोएडा में अब मुआवज़ा शुरू हो जाएगा बँटना। और तीसरा जो है आपका स्कीम आ गई, जो लोग स्कीम में भरना चाह रहे थे, जो अपना लक आज़माना चाहते थे, तो तीनों के लिए जो है अब आप जो है परमानेंट इस क्षेत्र से जुड़ जाएँ। आपका न्यू नोएडा से ग्रेटर नोएडा, क्योंकि आने वाले टाइम में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, तो अब ये डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। यदि आपका इधर से ध्यान हटेगा तो फिर जो है आपको उधर न्यू नोएडा में भी रेट बढ़ते चले जाएँगे, इधर यमुना में भी रेट बढ़ते चले जाएँगे, ग्रेटर नोएडा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ग्रेटर नोएडा का कारण क्या है बढ़ने का? ग्रेटर नोएडा तो अब मतलब 15 साल 10 साल का जो बेनिफिट है एयरपोर्ट का या यमुना का, वो ग्रेटर नोएडा को मिलेगा। तो ग्रेटर नोएडा अपने आप में, आपका न्यू नोएडा अपने आप में और यदि आपका यमुना अपने आप में, तीनों मजबूत हैं, तीनों ही आने वाले टाइम में बहुत आगे जाने वाले हैं। यदि आपको रिहायशी घर बनाना है, तो आप ग्रेट नोएडा को चुनें। यदि आपको एज़ ए प्लॉट में इन्वेस्ट करना हो कि हमें ऑथोरिटी के प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, तो आप यमुना को चुनें। यदि आपको ये कि हमें ज़मीन में जाना है, तो ज़मीन में आप जो है न्यू नोएडा को चुनें। क्योंकि यमुना में ज़मीनों का क्या है कि 2000 से वहाँ ज़मीन बिक रही हैं और वहाँ बहुत मतलब बहुत लफड़े हैं ज़मीनों में। और इसी वजह से जो है ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं मिलता है। इसी वजह से हमने भी पहले काम करे थे वहाँ पे, लेकिन हमने छोड़ दिया काम करना। बहुत दिक्कतें हैं वहाँ पे, इस वजह से हम वहाँ काम नहीं करते। तो आप यदि रेज़िडेंशियल आप अभी बनाना चाहते हैं 1 से 2 साल में, तो आप गेट नोएडा को चुनें। और यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप उसको यमुना को चुनें। और यदि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप न्यू नोएडा को चुनें। तो साथियों इसी के साथ हम जो है आगे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है और हमने जो वीडियो बनाई उससे आप संतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी हमें सजेशन देना है तो आप मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी हेल्प हमसे चाहिए, गुरुदेव परिवार से चाहिए, आपको 100% मिलेगी। भविष्य में आपको या आपके मिलने वाले को, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ से जुड़ी हुई, आपका तीनों शहर से, आपका यमुना से, ग्रेटर नोएडा से या आपका न्यू नोएडा से, तो आपकी 100% हेल्प होगी। आप ऑफ़िस भी मिल सकते हैं, आप फ़ोन से भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। बराबर में यदि कोई अथॉरिटी से भी जानकारी लेनी है तो हमारा ऑफ़िस बराबर में ही है।
आप हमारे ऑफ़िस आके भी हम स्टाफ़ भेजेंगे, और स्टाफ़ आपको पूरी, यदि वो टैकल आपको सही तरह से नहीं करते हैं, तो वो हमारा बंदा आपके साथ जाएगा, वो आपको अच्छी तरह से आपकी सेवा करेगा। तो साथियों, धन्यवाद। आते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।